हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए जी, आज हमें पढ़ना है आपका +1 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसमें सबसे पहले थॉट ऑफ द डे, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट फ्रूट इज स्वीट। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों के लिए लगाया था क्योंकि अभी आप लोग डायरेक्ट जब आप 10th से +1 में आ रहे हो तो फिर आपको काफ़ी सारे इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में 10th से +1 में आते हो तो आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नया एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, जब आप साइंस पढ़ने लगते हो तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको लगता है कि बड़ी मुश्किल है, नहीं हो पाएंगी या दिक्कत करती हैं स्टार्टिंग में, तो आपको बस उस टाइम में उन चीज़ों को सीखना है। और उस टाइम पीरियड को, जो ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 मंथ होते हैं, इनमें आपको अच्छे से चीज़ें समझनी है और उनको अच्छे से करना है, ताकि आपको बाद में जब आपका जो भी आपका ड्रीम है, एम है, जब वो फुलफिल हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर इसीलिए आपको ये रखा गया है, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, तो ये आपको जब आपको एंड में आप अपने ड्रीम को अचीव करोगे, जो भी आपका ड्रीम है, डॉक्टर, इंजीनियर, मोर ओवर, जब आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे तब आपको ये चीज़ की अहमियत आपको पता चलेगी कि जो आपने पढ़ा है ये 2 साल, तो आपको ये सब एंड में रिवर्ट बैक में मिलेगा। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज साइंस है। ठीक है जी, तो आप लोग जब आप 10th से हम लोग +1 में आ गए हैं तो आपने 7th 8th 9th 10th ये सब क्लासेस में हमने साइंस को बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, छोटी छोटी इनके एनालिसिस किए, थोड़ी चीज़ें पढ़ी, कुछ जो रिलेटेड थिंग्स थी वो पढ़ी, सब कुछ देखा। ठीक है, अब आपकी साइंस थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी उससे। अब आप इनको थोड़ा और डीप एनालिसिस में लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आप बेसिकली तो जानते हो कि जो आपकी साइंस है, ये हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक में आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी साइंस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसको डायरेक्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं कि साइंस आपके लिए है क्या। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज द साइंस। ठीक है, साइंस इज अ वे ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। साइंस ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है जी, अब साइंस आपके लिए क्या है? एक रास्ता है, एक नई नॉलेज है जिससे आप नई नई चीज़ें देख सकते हो, सोच सकते हो, नई नई चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये नेचर और नेचुरल फिनोमिना जो भी आपके अराउंड हो रहे हैं, सबका एक कंबाइंड हब है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप सोच सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो वो हमें सब पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपके मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो बायोलॉजी में भी रहेंगे, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट यहाँ पे मैथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैथ फिजिक्स की एक लैंग्वेज होती है जो फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने के काम आती है, लेकिन काम सब कुछ वही है और कुछ दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सुपर मेडिकल टाइप। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपका रहा कि हम लोग साइंस को किस तरह अप्रोच करते हैं, किस तरह इसको देखा जाता है, क्या चीज़ें रहती है इसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड में। सबसे पहले हम इसके अंदर ही सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे कि इसकी फर्स्ट ब्रांच फिजिक्स की, वो डील कैसे करती है इन चीज़ों के साथ। ठीक है, उसके अंदर कौन से मेथड आते हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं जो आपको इन चीज़ों को पढ़ने के लिए या आपके जो नेचर में जो भी हो रहा है उस सारे फिनोमिना को देखने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरू करिए सबसे पहले फिजिक्स से। ठीक है जी, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। ठीक है जी, ये एक फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ वर्ड है। ठीक है जी, फिजिक्स को हम फ्यूसिस से बनाते हैं जिसका मतलब है नेचर और नेचुरल थिंग्स। ठीक है जी, तो नेचर और नेचुरल थिंग्स, जो भी आपकी नेचर में हो रहा है, ठीक है, जो भी आपकी नेचुरल थिंग्स है वो सबको फिजिक्स से डील करेगा बेसिकली। ठीक है, अब आपके नेचर में आप जो भी देख पा रहे हो, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे कुछ भी नेचुरल थिंग्स में आप कुछ भी लीजिए। ठीक है जी, जो भी आपका दिल करे, मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, दिन रात बदलना, विंटर समर सीजन, इन सब का आना। ठीक है, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब नेचुरल फिनोमिना है ना, तो इन सबको भी फिजिक्स डील करेगी। और भी अगर आप कोई चीज़ें देख रहे हो, चाहे वो आर्टिफिशियल है, नेचर में बनाई गई हैं, तो अगर आपको वो दिख रही है सब कुछ, तो वो भी नेचर के अंदर है, तो उनको भी सबको फिजिक्स डील करेगी। ठीक है, द साइंस ऑफ द मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ठीक है जी, और ये साइंस है, यहाँ साइंस की एक ऐसी फॉर्म है जो मैटर के साथ, एनर्जी के साथ, स्पेस के साथ, टाइम के साथ, सबके साथ डील करने वाली है। ठीक है, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल सिस्टम। ठीक है, और अपना फिजिकल सिस्टम चल कैसे रहा है।
ठीक है। बेसिकली जो भी हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी, एनीथिंग जो भी आपके अराउंड है, जो भी आप घर में चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप, फ़ोन, कुछ भी, वो किस टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, उनके बिहाइंड मैकेनिज्म क्या है, साइंस क्या है, सब कुछ पढ़ा जाएगा आपकी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत प्यार बना के रखिएगा इसके साथ, ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट आ गए ब्रांचेज इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की ब्रांचेज बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उसमें से कुछ हमने यहाँ पे आपकी ऐड की हैं जो आपके लिए मेजर है और आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले देखिए आपकी फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स, ठीक है जी। मैकेनिक्स क्या है? अब आपकी कोई ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है बेसिकली, ठीक है जी, जो डील करती है मैकेनिक्स, जो मोशन के साथ डील करती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी आप मोशन के साथ डील करो, ठीक है, और उसके रीजंस पढ़ें, जो भी हम लोग चीज़ें देखें उन सबको हम मैकेनिक्स में डालते हैं। अब आप अपने अराउंड, आसपास हर चीज़ देख सकते हो कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोशन में डील करती हैं। उसके अंदर आप चाहे कार्स इंक्लूड कीजिए, बाइक इंक्लूड कीजिए, ठीक है, जो भी आपका दिल करे, जो भी चीज़ मूव कर रही है बेसिकली, ठीक है, या अपनी जगह पे हिल रही है, एनीथिंग, ठीक है, जिसके अंदर मोशन है बेसिकली, ठीक है, उन सब चीज़ों के साथ जो फिजिक्स की ब्रांच है वो मैकेनिक्स डील करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कार को ही ले लीजिए, ठीक है जी। कार से शुरू करते हैं कि जी कार है, अगर कार अब मूव कर सकती है आगे पीछे, आप उसमें बैठ कर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, तो बेसिकली वो मैकेनिक्स है, ठीक है। कार को बनाने का काम मैकेनिकल इंजीनियर्स का होता है, ठीक है, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, तो जिसको हम मैकेनिक्स ब्रांच बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप इसके अंदर इनको इंक्लूड कर सकते हो बेसिकली, डन, ठीक है। तो ये रहा आपका मैकेनिक्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच देखिए थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक्स है आपकी, थर्मो मतलब होता है हीट, ठीक है, और डायनामिक्स का मतलब होता है जो चीज चेंज हो सके, ठीक है, या रीजन विद मोशन, ठीक है। यहाँ मोशन का रीजन जो भी हम पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज को मूव करवाना है तो उसका एक रीजन, ठीक है। बेसिकली अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि डायनामिक्स वो चीज होती है जिसको आप चेंज कर सको, ठीक है। इसी तरह आपके और भी वर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जैसे सॉरी स्टैटिक्स होता है और एक डायनामिक्स होता है, ठीक है। डायनामिक्स में हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और स्टैटिक वहीं पे रहती है, ठीक है, उनको चेंजेस नहीं किए जाते, क्लियर। और याद रखिएगा फिजिक्स भी डायनामिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में चेंजेस आर पॉसिबल, क्लियर। तो अब इस ब्रांच का नाम देखिए थर्मोडायनेमिक्स। अब आपकी कोई भी ब्रांच, मतलब कि कोई भी नहीं, जो आपकी जो ब्रांच आपकी हीट और टेम्परेचर के साथ, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर के साथ डील करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जांपल अब कोई भी डिवाइसेस ले लीजिए जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज होता हो, फ्रीजर, ठीक है, गीजर, और देख लीजिए जो भी आपके पास हो जिनके अंदर हम टेम्परेचर को चेंज कर सकें, इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, एनीथिंग जिनके अंदर आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, जब टेम्परेचर को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है, एसी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ जिनके अंदर टेम्परेचर में डील किया जाता है वो सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंक्लूड की जाती है, क्लियर, ठीक है। बेसिकली ये सब चीज़ें और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं इन चीज़ों की एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये चीज़ों को देखते हो, अभी आप 10th से +1 में आ रहे हो तो आपको ज़्यादा मेजर एडवांस चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अराउंड देखिए, जिन चीज़ों को आप लोग यूज़ करते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। सबके घरों में फ्रिजर होते हैं, एसी, ठीक है, गीजर, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सब चीज़ें जो भी टेम्परेचर के साथ डील करती हैं, बेसिकली उन सबको थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू डिजाइन किया जाता है, या उसके मैकेनिज्म, फिनोमिना सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं, क्लियर। आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट ऑप्टिक्स, ठीक है जी। ऑप्टिक्स अब क्या है? जो आपकी ऐसी एक ब्रांच जो आपकी लेंजेज के साथ, ठीक है, या मिरर्स के साथ डील करती है, ठीक है, उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं बेसिकली। अब लेंजेज, अब आपके लेंजेज आपके लिए क्या करते हैं बेसिकली, एक चीज समझिए, ठीक है, कि अगर हम लेंजेज को ले रहे हैं तो लेंजेज हमारे लिए क्या करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाना हो, ठीक है, टेलीस्कोप बनाना हो, ठीक है, या फिर स्पेक्स बनानी हो, ठीक है, तो इन सब में ऑप्टिक्स डील करती है, क्लियर। तो ये एक बिहेवियर ऑफ लाइट है, ठीक है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच विच डील्स विद द लाइट, ठीक है, या लेंसेज या मिरर्स, इनके साथ जो अब आपके बेसिकली माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, लेंसेज, कैमराज, ये सब चीजें बनाने में हेल्प करती है, वो हमारी ऑप्टिक्स ब्रांच है, ठीक है। तो ये तो आप देख ही रहे हो, आपके फोन के कैमराज, एनीथिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं चीजें, ठीक है, स्पेक्स सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ आपकी ऑप्टिक्स के थ्रू बनाए जाते हैं, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी स्टडी की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है जी, क्लियर। इसके बारे में ज्यादा आपको +2 में रहेगा, क्योंकि हमें वहां पे पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस वगैरह सब कुछ, +1 में इतना नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट ब्रांच है जी हमारी
न्यूक्लियर, ठीक है, और एक हमारी एटॉमिक है। इन ब्रांचेस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, एनर्जी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर चेंजेस, ठीक है, कि छोटी चीजें जिनके अंदर न्यूक्लियस का स्टडी होती है उन चीजों के साथ जो ब्रांच डील करती है, मतलब कि न्यूक्लियर जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यूज किए जाएं, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस यूज किए जाएं, ठीक है, उन चीजों के साथ जो भी ब्रांच डील करती है उसे हम न्यूक्लियर ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर फिजिक्स के तौर पे उसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक में ले लीजिए फिजिक्स की ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद एटॉमिक चेंजेस, ठीक है, कि आपके मटेरियल में जैसे अब आपको मैं नेक्स्ट इसके बाद फोर्सेस पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल फोर्सेस, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वो फोर्सेस भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी ब्रांचेज हैं, इनको हम लोग आपकी जैसे जैसे हम आपका ये +1 का सिलेबस पढ़ते जाएंगे उसके अंदर आपको ये सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। और एक और ब्रांच आपकी वाइब्रेशन एंड वेव्स, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाहो तो इसमें आप साउंड को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है जी, कि आपका साउंड, अब आपकी वो जो ब्रांच आपकी साउंड के साथ डील करती है, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है, ठीक है, या हम किसी की आवाज़ सुन पा रहे हैं, म्यूजिक, एनीथिंग, ठीक है, कि वो वेव्स ट्रैवल कैसे करती हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपका साउंड एंड अकॉस्टिक या वाइब्रेशन एंड वेव्स में पढ़ा जाता है। क्लियर? तो ये थी कुछ फिजिक्स की ब्रांचेस। तो ये सब कुछ जो भी है ये हम अपनी डेली लाइफ में सब कुछ हम डील करते हैं। लेंसेज, कैमरास हम यूज़ करते हैं घर में, अपने फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। मोशन के लिए कार, बाइक, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, साउंड वेव्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो ये सब कुछ हमारे डेली लाइफ में सब चीज़ें हमारे काम आती हैं। तो फिजिक्स हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के साथ इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रहेगा आपका रिलेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का, ठीक है। तो 3-4 ब्रांचेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा विद एग्जांपल्स कि उसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं या कौन कौन से एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखिए, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस। वो तो फिजिक्स की अपनी ब्रांचेस थी, ये उसका अदर ब्रांचेस के साथ रिलेशन है, ठीक है जी। अदर ब्रांचेस के साथ फिजिक्स का रिलेशन, ठीक है। फिजिक्स का रिलेशन आपको हर एक ब्रांच के साथ मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन अभी हम आपकी मेन आपकी 3 ब्रांचेस देख लेते हैं। एक फिजिक्स का रिलेशन मैथ के साथ, ठीक है जी, फिर एक आपका केमिस्ट्री के साथ, और एक हम आपका बायोलॉजी के साथ भी इसका रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ के साथ देखिए कि फिजिक्स का रिलेशन क्या है। मैथ के अंदर जितनी भी आपकी डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये सब हम फिजिक्स में यूज करते हैं, या फिजिक्स के बनी हुई चीजें हैं, जैसे फिजिक्स के कुछ लॉज हैं वो सब मैथ में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। और बेसिकली सबसे बड़ी बात, मैथ को फिजिक्स की लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है जी। मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, कि अगर आपको फिजिक्स में कुछ चीज को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है, तो आप मैथ का यूज कीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ का बहुत अच्छा रिलेशन है। और वैसे भी ये आपको नेक्स्ट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, न्यूमेरिकल करते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा और आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रहेगा कि हमें कॉन्टिन्यूसली हमें मैथ का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूलाज लगाने हैं, सब कुछ लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसे मैथ पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। फिजिक्स आपकी डायरेक्टली जुड़ी हुई है आपके मैथ के साथ, तो आपका मैथ में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम लोगों ने मैथ छोड़ दिया और हमें मैथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अपना मैथ के साथ प्यार बना के रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़िए जी आगे, फिजिक्स का रिलेशन विद केमिस्ट्री, ठीक है जी। केमिस्ट्री के साथ अब रिलेशन क्या है, केमिस्ट्री के अंदर जो भी उसके लॉज हैं, या हम एक सिंपल सी बात करें कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है जी। अब ये भी एक स्टडी है, इस स्टडी के लिए भी, अगर इस स्टडी के लिए मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बोलूँ कि अगर इनको स्टडी करने के लिए हमें एक्स रेज चाहिए, अल्फा पार्टिकल्स चाहिए, या हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या वो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए, वो सब डिवाइसेस आपके फिजिक्स के थ्रू बनेंगे, ठीक है। या अगर आपको इनके साथ कुछ लॉज में डील करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चेंज इन हीट, ठीक है, कुछ आपकी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगी, एंडोथर्मिक होंगी, अगर उनमें हीट एनर्जी का चेंज आ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे भी किसी रिएक्शन में या किसी भी जगह पे टेम्परेचर का चेंज आता है, तो वो टेम्परेचर का चेंज की स्टडी थर्मोडायनामिक्स करती है। तो फिर अगर केमिस्ट्री में हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं या हमें कोई केमिकल बना रहे हैं, उसमें टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, तो फिर वो लॉज थर्मोडायनामिक्स के अंडर पड़े जाते हैं। क्लियर? और वैसे भी जो आपके थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर हैं, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, फिजिक्स का
नेक्स्ट रिलेशन चाहे मेडिसिन के साथ जोड़ लीजिए चाहे बायोलॉजी के साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको मैं आपका कंबाइन करके आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि बायोलॉजी के साथ इसका फिजिक्स का रिलेशन जोड़ते हैं कि अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है जी, तो डॉक्टर बनने वाले हो तो एज अ डॉक्टर अब उसके लिए कंडीशन है ना कि बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो अब आप मेडिसिन में यूज़ करोगे, ठीक है, कि एज अ डॉक्टर आपको मेडिसिन यूज़ करनी है, सब कुछ यूज़ करना है, या आपको कुछ डिवाइसेज यूज़ करने हैं। तो हम कुछ डिवाइसेज पे बात कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो जस्ट एक फर्स्ट डिवाइस, ठीक है जी, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर हो गए, ठीक है, स्टेथोस्कोप हो गए, ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हो गए, एक्सरे मशीन्स हो गई, ठीक है। ये सब कुछ आपको कहाँ से मिलेंगी? फिजिक्स के थ्रू। ये सब किस फिनोमिना पे काम करती हैं? फिजिक्स के लॉज के ऊपर, ठीक है। या जो अभी आपकी रिसेंट बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, रेडिएशन वेव्स को यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो ये सब आपकी फिजिक्स के थ्रू बनाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप यूज़ कौन करते हैं? डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है बायोलॉजी के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी फिजिक्स है वो मैथ के साथ भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है, बायोलॉजी के साथ भी रिलेटेड है। तो इसीलिए आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर जी? तो ये रिलेशन याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। फिजिक्स इन रिलेशन टू अवर सोसाइटी, ठीक है जी। अपनी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है? जो भी हमने अभी यहाँ पे पढ़ा वो सब हमारा सोसाइटी के लिए ही हो रहा है काम, ठीक है। या हमने जो भी चीज़ें देखी, बेसिकली अगर हम छोटी सी चीज़ से ही शुरू कर लें, ठीक है, कि अगर मोशन से शुरू करते हैं कि जो मैकेनिक्स ब्रांच थी वो कार के साथ डील कर रही है, तो कार किसको मिल रही है? सोसाइटी को तो मिल रही है, ठीक है, उसी की काम आ रही है ना, ठीक है। इसके अंदर आप एक और चीज़ ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, कि मोबाइल यूज़ हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं, ये वेव्स यूज़ होती हैं, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच के अंदर पड़ी जाती हैं। तो ये मोबाइल कौन यूज़ कर रही है? सोसाइटी यूज़ कर रही है ना। तो फिजिक्स में जितनी भी एडवांसमेंट आती है, फिजिक्स जितना भी ग्रो करती है, द ग्रोथ ऑफ फिजिक्स, ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी। तो फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि जी जितना फिजिक्स ग्रो करती चलेगी उतनी आपकी सोसाइटी ग्रो करती चलेगी, आपके लिए लाइफ उतनी ईजी होती चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ये देखिए, सिंपली समझिए इस चीज़ को, ठीक है, कि फिजिक्स आपकी डील कैसे करती है चीज़ों के साथ, ठीक है। फिजिक्स का रूल क्या है डील करने का? तो देखिए, सबसे पहले उसे देखना है प्रॉब्लम को, ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है जी। प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद प्रॉब्लम के बाद फिजिक्स को इंटरेस्ट है उसके सोल्यूशन में, ठीक है, और फिर लास्ट उसकी इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है फिजिक्स का, तीन चीज़ों के ऊपर काम करती है। प्रॉब्लम को ढूंढिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में, उसका सोल्यूशन दीजिए और उस सोल्यूशन को इम्प्रूव कर दीजिए। क्लियर? तो जस्ट सोसाइटी से हम कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम ले लीजिए, थोड़े साल पीछे ले लीजिए, बैक द ईयर्स, ठीक है। जैसे अब आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो, फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है जी, कि कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि कम्युनिकेशन हमारी एक प्रॉब्लम थी पिछले सालों में कुछ, कि आप लोग चिट्ठियां डाल रहे थे, ठीक है, डाक जा रहे थे, ठीक है, बाय पोस्ट चीज़ें पहुंच रही थी, तो दिक्कत थी इस चीज़ में। अब आप किसी को कोई इमरजेंसी न्यूज़ देनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था इस चीज़ में, ठीक है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपने उसको बाय पोस्ट भेजा हुआ है, तो पोस्ट भेजने में तो अभी पोस्ट में तो टाइम लगेगा ना, तो ये तो प्रॉब्लम थी। तो उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए कम्युनिकेशन का सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने? टेलीफोन, ठीक है जी, टेलीफोन उसका सोल्यूशन था बेसिकली, ठीक है, जो आपके वायर फोन थे, या छोड़िए इसके अंदर आप मोबाइल को कंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, कि जी मोबाइल आपका वो सोल्यूशन था, ठीक है जी। कम्युनिकेशन का सोल्यूशन आपका टेलीफोन या मोबाइल था, कि आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इमरजेंसी है, आप तुरंत दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हो। और बेसिकली आपकी जो बीच में ये टाइम का गैप था, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डायरेक्टली टेलीफोन और मोबाइल के रूप में फिजिक्स ने आपको प्रोवाइड किए। लॉज पीछे वही काम कर रहे थे, कि हमारे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह के सबके लॉज, ठीक है, तो उन पे हम बात बाद में करेंगे। तो उसके बाद देखिए, ये मोबाइल बनाने के बाद यहाँ पे रुकते नहीं है, ठीक है, कि जी मोबाइल बन गया, कम्युनिकेशन का रिजल्ट इन्होंने मोबाइल दे दिया या टेलीफोन दे दिया कि हमारा तो काम हो गया, सोल्यूशन मिल गया, लेकिन नहीं, उसकी इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मोबाइल में आप देख सकते हो ब्रांड ही ब्रांड्स हैं, ठीक है, क्या नहीं आ रहा, चाहे आप छोटे से छोटा फोन लीजिए, चाहे आप 1.5 लाख का फोन लीजिए, कुछ भी लीजिए जो भी आपका दिल करे, ठीक है, जो भी आपको अलाउ किया जाए, ठीक है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो भी आपको अलाउ में मिले, या जो भी आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करें। अब आप बेसिकली आप चाहे कोई भी फोन उठाइए, कोई भी आप चीज लीजिए,
उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है, कि चाहे वो छोटे से छोटा फ़ोन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा फ़ोन हो, बेसिक फीचर तो ये रहेगा ना कि हम बात तो कर पाएंगे ना दोनों के साथ, ठीक है। मैं बाकी फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फीचर तो उसमें बना रहेगा ना कम्युनिकेशन के लिए। तो ये चीज़ है, ठीक है, कि प्रॉब्लम को ढूंढिए, उसका सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन को इम्प्रूव कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह आप और भी ले सकते हो, जैसे ट्रैवलिंग को ले लीजिए कि ये ट्रैवलिंग करना लास्ट कुछ ईयर्स में दिक्कत थी, लोग चल के आ रहे थे, चल के जा रहे थे, तो ट्रैवलिंग के रिजल्ट में क्या दिया, साइकिल मिला, साइकिल छोड़िए बाइक पे आइए, सीधा मोटर लगी थी, मोटरसाइकिल पे आइए, ठीक है, मोटरसाइकिल मिली, ठीक है। मोटरसाइकिल पे ही नहीं रुके, ठीक है, मोटरसाइकिल तो चलो आने जाने के लिए बढ़िया था, ठीक है। मोटरसाइकिल को क्या किया, उसके साथ 2 टायर्स पे था, 2 टायर और लगाए, छत डाली, उसकी कार बना डाली, ठीक है। वही इंजन है, वही सब कुछ है, ठीक है, जस्ट फिनोमिना को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन में कार मिली, ठीक है, कि जी आने जाने के लिए आप कार को यूज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ रुके नहीं, कार पे नहीं रुके, कार को और इम्प्रूव किया, तो ब्रांड्स ही ब्रांड्स है आपके पास, छोटी से छोटी कार लीजिए, बड़ी से बड़ी कार लीजिए, ठीक है। वही सेम रूल है, वही सेम फीचर्स हैं कि 4 टायर उसके हैं, छोटी कार के भी 4 टायर, बड़ी कार के भी हैं, ठीक है। जो उसका बेसिक फीचर है वो बड़ी कार में भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है, लग्जरियस लाइफ बनाई जा रही है आपकी, ठीक है, कि अगर किसी को लग्जरियस लाइफ चाहिए तो आपको हम लग्जरी में भी डील करेंगे, ठीक है, कि जस्ट उसकी इंप्रूवमेंट है ये, क्लियर। तो इसी तरह आप हर चीज में देख सकते हो, जो भी आप चीज लेना चाहो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, एनीथिंग, ठीक है, तो हर चीज में आपको इसी तरह मिलेगा अपने फिजिक्स के रिलेशन, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम को ढूंढिए, उसका सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन को इंप्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ किसको मिलता है, सोसाइटी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी। फिलहाल आप लोग समझ गए, तो जस्ट थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है जी। फिजिक्स का रिलेशन टू साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर सोसाइटी। People reach another level, countries grow, economic grow because of the technology, and inventions appear and help people to produce, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी हेल्प इन द कम्युनिकेशन, डेवलप द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गैजेट्स एंड ऑल द थिंग्स थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट इजीली, ठीक है जी। इसके थ्रू आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे बढ़ गए हैं, ठीक है, हमें वेट करना नहीं पड़ता, हमें मैसेज ट्रैवल, अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हम बहुत इजीली भेज सकते हैं और बहुत जल्दी उसके रिप्लाई मिलते हैं, हर चीज़ हमारे पास बहुत जल्दी पॉसिबल हो गई है, ठीक है, क्लियर जी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं, अब इनको भी रीड आउट कर सकते हो, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई। फिर जैसे ये पॉइंट देख लीजिए, एक्सटेंड द इनहांस द अंडरस्टैंडिंग द अदर डिसिप्लिन सच एज द अर्थ, एग्रीकल्चर, केमिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल साइंस प्लस एस्ट्रोस्कोपी, कॉस्मोलॉजी, सब्जेक्ट एंड सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस इन ऑल द फील्ड, ठीक है जी। हर एक फील्ड में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे वो वहीं पे रुके हुए हैं, ठीक है, हर एक फील्ड में, ठीक है। मेडिसिन के फील्ड में हमें नई नई मेडिसिन मिल रही हैं, जिन डिसीज के बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि इनकी मेडिसिन बनेगी, उनके बारे में भी मेडिसिन बन रही हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंप्रूव हो रहा है डेली, क्लियर। तो आप इन पॉइंट्स को प्लीज एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि हमारी सोसाइटी के लिए या टेक्नोलॉजी, ये फिजिक्स हमारी सोसाइटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। और ये आपका एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा स्टार्टिंग में, अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अवर सोसाइटी, ठीक है, या फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, वन एंड द सेम थिंग, क्लियर। तो उसके बाद बढ़िए जी, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 4 तरह के फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। हमें 4 पढ़नी है, इसमें से जो हमारी एक ये और ये हमारी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमारे पास स्टडी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आ जाइए ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि जैसे हमने पहले बात की ना कि जी हमारा नेचुरल फिनोमेना लीजिए कि ये सन है और यहाँ पे आपकी अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है जी। जो अर्थ की रोटेशन है वो सन के अराउंड कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, कि नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, कि अर्थ की रोटेशन सन के अराउंड होगी और अर्थ अपने अराउंड भी स्पिन करेगी, क्लियर। लेकिन ये क्यों है, वो इस ऑर्बिट को छोड़ के क्यों नहीं जाती, कि कुछ तो होगा ना, तो इसकी स्टडी की गई ना, कि ऐसे थोड़ी कि वो ऐसी घूमती रहती है। तो स्टडी में मिला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई ना कोई चीज है जो एक दूसरे को खींच के रखती है एक दूसरे की तरफ, कि ना तो वो जा सकती है, ना ही इसके साथ चिपकती भी नहीं है, खींचने लगे तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि चिपक जाए जाके बिल्कुल, ठीक है, ये भी नहीं है। तो एक बीच में एक फोर्स है, उस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जैसे अब ये सारे नेचुरल फिनोमेना को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये देखिए हमने 2 वेट लिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बेसिकली कि जी एक ये रहा मास, एक ये रहा मास, m1 m2, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, ठीक है। अब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, बेसिकली फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2,
क्लियर, एंड फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है जी, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, जब आप इनको कंबाइन करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने हटा दिया, इसको हटाने के बाद आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है जी, बेसिकली अभी आप लोग +1 में आ रहे हो तो ये आपके लिए नई नई चीजें हैं। ये देखिए जैसे मैंने बोला यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके मासेस का प्रोडक्ट है, फोर्स उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। ठीक है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। साइन सेम होते हैं, जस्ट लिखने में दोनों अपोजिट होते हैं कि इनको आप डायरेक्टली उसके सामने लिख सकते हो, इसको आप 1 की फॉर्म में लिखते हो। डन। ठीक है जी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और जब ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा g। ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा g। ठीक है जी, g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, g इज अ कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डन। और जो हमने ये पढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये बात। क्लियर? तो जरा देखिए यहाँ पे पीछे, यहाँ पे क्या है हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि आपकी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो घूमने का रीजन कि जी ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कि उसको चिपके हुए हैं दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में, उसको छोड़ के नहीं जा रहे। ठीक है, रिपेल नहीं हो रहे। और उसके बाद इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी हमने अभी पढ़ा कि जो अभी आपको मैंने डेरिवेशन में दिखाया कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, इट इज अ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है जी, कि हम जो कि चारों फोर्सेज पढ़ने वाले हैं, उन चारों में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, और इट इज कंजर्वेटिव, सेंट्रल और लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज बहुत है, अर्थ और सन के बीच में तो काफी डिस्टेंस है, तो इतनी डिस्टेंस के ऊपर भी ये काम कर सकती है। क्लियर? और इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल ग्रेविटॉन। ठीक है जी, ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपको ये बस जस्ट लॉ से आ जानी चाहिए कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, वीक फोर्स है, कंजर्वेटिव है, सेंट्रल है, लॉन्ग रेंज है। ठीक है, और ग्रेविटॉन पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से बनती है। क्लियर? डन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए। बेसिकली वही सेम पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, जस्ट मैंने अलग से इनको सजा दिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी ये रही। ठीक है जी, वीकेस्ट फोर्स है, इनफाइनाइट रेंज है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है बेसिकली। ठीक है जी, ग्रेविटॉन पार्टिकल की वजह से होती है, तो प्लीज एक बार इनको रीड आउट कर लीजिएगा, वैसे इतना कुछ खास नहीं है। और ये रही इसकी डेफिनेशन, द ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है जी, ये इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल सेम जो आपने ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ा, वही बिल्कुल सेम चीज है। बस हमें क्या करना है, जहां पे हमने ये m1 लिया है इस जगह पे, ठीक है जी, जहां पे हमने ये वाला m1 यूज किया हुआ है, बस हम यहाँ पे q1 और यहाँ पे q2 यूज करने वाले हैं। इतना हमारा काम है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, और बाकी बिल्कुल सेम। ठीक है, लगभग लगभग। ठीक है जी, तो जरा देखिए इधर, फिर से देखते हैं हम एक बार इसको। ये देखिए, ये हमने लिए यहाँ पे आपके दो चार्जेस। ठीक है जी, Q1 Q2। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस वैसे ही सेम R। और रूल क्या था कि जी आपकी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, Q1 Q2, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, 1/2। रूल बिल्कुल सेम है जी। अगर आपके चार्जेस ज्यादा होंगे, मतलब इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो फोर्स आपकी ज्यादा मिलेगी आपको, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दीजिए, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद यहाँ पे आएगा कांस्टेंट K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो आपका K होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये यहाँ पे पुट कर दीजिएगा,
F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी, ये रहेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसे कूलम्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इसके बारे में हम लोग आपके नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे जब आप +2 में आ जाओगे तब। ठीक है, और फिर से वही बात, ये भी उसी रूल को चल रही है, तो ये भी आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? तो बस आपको क्या लिखना है, जैसे हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में क्या था यहाँ पे, ये देखिए, द ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। बस आप इसमें लिखोगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिटवीन द टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बस आप मासेस को रिप्लेस कर दीजिएगा चार्जेस के साथ, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वही सेम चीजें जो हमने उसमें पढ़ी। ये आपकी अगेन लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी सबसे वीकेस्ट थी, ये उससे स्ट्रॉन्गर है। ये इनकी सिमिलैरिटीज है। क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में आपके पास क्या क्या है कि जी दोनों ही सेंट्रल हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। ठीक है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये रहे इनके कुछ पॉइंट्स। इनके बीच में डिफरेंस अगर कभी पूछा जाए कि जी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस में देखिए क्या है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मच स्ट्रॉन्गर, ये थोड़ी सी उससे वीक है। ठीक है जी, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये सिर्फ अट्रैक्टिव रहेगी ग्रेविटेशन, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है क्योंकि चार्जेस में आपके पास चॉइस है। दे कैन बी पॉजिटिव पॉजिटिव, दे कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो वो रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, या नेगेटिव नेगेटिव हुए तब भी रिपेल कर जाएंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस में हुए पॉजिटिव नेगेटिव में तो फिर अट्रैक्ट कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, तो मास में आपके पास ये चॉइस नहीं मिलेगी, ये सिर्फ अट्रैक्टिव ही रहेगी। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ठीक है जी, ये डिपेंड करती है कि आपके चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द मासेस। ठीक है जी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिपेंड करती है। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा फॉर फ्यूचर, अगर इन केस आपसे कभी पूछा जाए तो। क्लियर जी? नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है जी, इट इज द शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स। ठीक है जी, जैसे अभी हमने लास्ट दोनों फोर्सेज में पढ़ा, वो दोनों ही लॉन्ग रेंज थी, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, मीनिंग दैट द पार्टिकल मस्ट बी एक्सट्रीमली क्लोज बिफोर इट्स इफेक्ट आर फेल्ट। ठीक है जी, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब कि बहुत ही, जैसे आपके पार्टिकल एटम के अंदर होल्ड ऑन किए होते हैं, उन पे होती है ये फोर्स। ठीक है, इट्स मेन जॉब टू होल्ड टुगेदर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, उनके ऊपर ये फोर्स आपकी अप्लाई होती है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहां पे उन दोनों को बाइंड अप करके रखने के लिए अप्लाई की जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, चारों फोर्सेस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, और दूसरी बात, ये सेंट्रल नहीं होती। क्लियर? ठीक है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए इसके अंदर हम वो डेरिवेशंस ही नहीं पढ़ते जो मैंने अभी आपको ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में करके दिखाई थी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, वीक फोर्स। ठीक है जी, एक्ट एट एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस विद इन द न्यूक्लियस, उसी तरह की है जिस तरह की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। हाँ, लगभग लगभग उसी तरह की है। ठीक है, छोटे एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड बीटा डिके। ठीक है जी, इन चीजों में पाई जाती है। अगर व्हेन अ न्यूट्रॉन इज चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन और प्रोटॉन चेंजेस इनटू अ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, जब ये इंटर कन्वर्ट होते हैं तब ये फोर्स फील की जाती है, तो इसको इसलिए इसका नाम रखा जाता है वीक फोर्स। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैन डू वर्क। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इसके बारे में आप लोगों को कभी पढ़ाया नहीं जाता, तो बस जस्ट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ये चीज़ का, स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। क्लियर? तो ये देखिए, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग फोर्स आपकी न्यूक्लियस और प्रोटॉन, इनको सबको बाइंड अप करके रखती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आपके चार्जेस का रेवोल्यूशन किस फोर्सेस के साथ बाइंड अप हैं, कितनी फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ देखा जाता है। अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। ग्रेविटेशन के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आ जाएगा। वीक फोर्सेज इन रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव डिके के अंदर आपकी वीक फोर्स को पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट ये रही आपकी रेंज।
ठीक है जी। फोर्सेस की स्ट्रेंथ की आप रेंज बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपकी पहले नंबर पे रहेगी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक, फिर ग्रेविटेशन, ठीक है। ये आपकी वीकेस्ट फोर्स है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और सबसे आपकी वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट देखिए जी, कंजर्वेशन ऑफ लॉज, ठीक है। अब आपके लिए एज अ +1 स्टूडेंट आप लोगों के लिए कंजर्वेशन एक नया वर्ड आ गया है, तो कंजर्वेशन पे ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, जब भी आपको कंजर्वेशन लिखा हुआ मिले तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। जो भी उसके बाद हुआ बस उसके बाद उसका नाम लिख दीजिएगा, सिंपल सा, ठीक है। देखिए कंजर्वेशन के अंदर आपके पास बहुत सारे लॉज रहेंगे, मैंने कुछ उसमें से ऐड किए हैं आपके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है जी। ना तो इसको बनाया जाता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ इसको कन्वर्ट किया जाता है। आप एक जगह से दूसरी जगह तक इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी मे बी चेंजेस फ्रॉम बट द टोटल अमाउंट ऑफ रिमेन द सेम, ठीक है जी। एनर्जी की अमाउंट हमेशा सेम रहती है लेकिन फॉर्म आपकी बदल जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक को बाद में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन चलती रहती है। उसके बाद आप इनको थर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो या थर्मल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इंटर कन्वर्जन चलती रहती है, लेकिन आप इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अब सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, तो हमने सिंपली लिखा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही सेम चीज। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। आप ना तो मास को बनाते हो ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चाहे वो फिजिकल तरीका हो चाहे वो केमिकल तरीका हो, ठीक है। किसी भी मेथड के साथ आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रिएक्शन की, कुछ कंपाउंड कुछ और बन गया, ये पहले आपके एलिमेंट कुछ और थे, उसके बाद ये कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपकी चीजें बनती रहेंगी लेकिन जितना हमने लिया था उतना ही ये बनेगा, ठीक है। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए अगेन वही चीज, चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है जी। आप इसके लिए भी ये बात लिख सकते हो, नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। सिर्फ आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। द लॉ इज इन फंडामेंटल फिजिकल लॉ, नेट चार्ज इन द सेम बिफोर एंड आफ्टर एनी इंटरेक्शन। चार्ज किसी इंटरेक्शन से पहले भी और इंटरेक्शन के बाद भी, कोलिजन के बाद भी सेम ही रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि बीच में से ऐसे कट जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। डन? तो आगे बढ़िए जी। तो टू बेसिक क्वेश्चन इन द फिजिक्स, ठीक है जी। एक यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, दोनों की जस्ट आपको डेफिनेशंस है, इनका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। देखिए यूनिफिकेशन, it is an act of unification that the different laws valid for a different phenomena into a single theory that explain all the different phenomena, ठीक है जी। कि बहुत सारे जो आपके डिफरेंट लॉज हैं उनको एक थ्योरी के अंदर लेके आना है, ठीक है। उनको एक जगह पे कंबाइन करना है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शनिज्म, इट इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम, ठीक है जी। जैसे यूनिफिकेशन था कि टूटी हुई चीजों को या अलग अलग लॉज को एक थ्योरी के अंदर लेके आना है, इसमें आपको उनको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग करना है। क्लियर? तो रिडक्शनिज्म में हम उन्हें रिड्यूस करेंगे, यूनिफिकेशन में हम उन्हें यूनाइट करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक था जी हमारा ये पूरा चैप्टर जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड था। इसके अंदर हमने क्या देखा, बेसिकली आपकी साइंस, व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद जो आपके नॉर्मल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, रिलेशन विद अदर ब्रांचेस, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। और यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमने बहुत अच्छे से इनको स्टडी किया। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बस जस्ट अपने दिमाग में इनको बिठा के रखिएगा कि आपके लिए फिजिक्स काम कैसे करती है, ठीक है। बस जो भी आप अपनी नेचर में देख रहे हो, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग, वो सब कुछ आपके लिए फिजिक्स करके दे रही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ, छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी मेजर चीज़ें आपको डालने की जरूरत नहीं है बीच में अंदर, ठीक है। तो जिन चीज़ों को आप अपने घर में देख सकते हो, आस पड़ोस हर जगह पे देख सकते हो, उन चीज़ों को फिजिक्स के साथ रिलेट कीजिए, वो चीज़ें आपको फिजिक्स समझने में मदद करेंगी, ठीक है। क्लियर? तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट वन, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है जी। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एंड आई होप सो कि आप लोग इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करोगे, ठीक है। इस डिवाइस का नाम क्या है? नेम ऑफ द डिवाइस, ठीक है जी। आपको बताना है
ये डिवाइस कौन सा है। क्लियर? तो आपको इस डिवाइस का नाम बताना है और इसकी वर्किंग कि ये किस काम में आता है। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, साउंड से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज बताइएगा कि कौन सा ये डिवाइस है और किस काम में आता है। एंड द लास्ट वन, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच।